डुमरी के विधायक जयराम महतो ने आज झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान प्राइवेट संस्थानों में को घेरने का काम किया। आपको बता दें कि सरकार ने पूर्व में ही घोषित किया था कि जो प्राइवेट संस्थान है उसमें 75% आरक्षण झारखंड के स्थानीय बच्चों को दिया जाएगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा, जिसका मुद्दा को लेकर आज जयराम महतो ने इस मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का काम किया, जिसके जवाब में सरकार की ओर से जवाब आया कि जो यह पूरा आरक्षण का मामला यह कोर्ट में है और इसी को लेकर जो है सो अब ही इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। जयराम महतो ने सदन से निकलने के बाद क्या कुछ मीडिया से बातचीत की, आइए आपको सुनाते हैं। देश का माहौल है, अब किसी एक को, किसी व्यक्ति विशेष को और किसी एक वर्ग को दोष ना देकर जो देश के हालात हैं उसको स्वीकार करना चाहिए। क्या धर्म को लेकर हम लोग काफी एग्रेसिव हो चुके हैं, किसी एक का नाम लेने की बजाय इस बात की सत्यता को स्वीकार करनी चाहिए। अतः जो भी धार्मिक त्यौहार होते हैं जिनका संबंध धर्म से है, उन त्योहारों में विशेष लॉ एंड ऑर्डर विधि व्यवस्था स्थापित करने की आवश्यकता है। और हमें खेद भी है, युवा होने के नाते मुझे खेद भी है कि जिस राज्य की प्रशासन को, जिस राज्य की सरकार को, जिस राज्य की पुलिस को इस राज्य के डेवलपमेंट में अपना ध्यान देना चाहिए था, वो पर्व त्योहार में मार्च पे ध्यान दे रही है। यानी एक संदेश भी जा रहा है कि ये देश किस दिशा में जा रहा है। एक युवा होने के नाते, मैं विधायक होने से पूर्व एक युवा हूँ और युवा होने के नाते मुझे काफी दुख होता है कि पर्व त्योहार हर्ष उल्लास का विषय होता है, लेकिन आज किसी भी समुदाय के त्योहारों की बात करें जिनका संबंध अगर किसी धर्म से है तो हमेशा देखेगा पुलिस की तैनाती होती है। ये परिचय नहीं था हमारे हिंदुस्तान में, खेद है इस बात को लेकर। लेकिन खैर जो भी उस सत्यता को स्वीकार करते हुए हम इतना ही कहेंगे कि विधि व्यवस्था, चाहे ईद हो, रामनवमी हो, मुहर्रम हो या कोई अन्य त्यौहार हो, किसी भी त्यौहार में विधि व्यवस्था ठीक रहे, एक समुदाय दूसरे समुदाय के सहयोग में भूमिका का निर्वहन करे, उनके बीच किसी प्रकार का सौहार्द का माहौल बिगड़े ना, इसका विधि व्यवस्था को ध्यान रखें। ये लगता रहा है कि वो एक तरफा कार्रवाई करती है। देखिए, पुलिस सरकार के अधीन होती है और सरकार से जो भी उन्हें संदेश मिलता है उस संदेश के अनुसार ही वो कार्रवाई करती है, इतनी समझ मुझे आ रही है। और ये भी आरोप आप भी करते हैं कि कहीं न कहीं जो खनिज संपदा की तस्करी होती है उसमें भी पुलिस की भूमिका रही है। अब एक बात बताइए माननीय पत्रकार महोदय, मान के चलिए जो खनिज होता है उसे हम लोग सीआईएसएफ यानी केंद्र सुरक्षा बलों की निगरानी में होता है, लेकिन जब वह वहां से निकल जाता है खनन के खान से, तो उसके बाद वो डीटीओ का मामला रहे, टोल का मामला रहे, चौक नाका का मामला रहे, चेक पोस्ट का मामला रहे, वो राज्य की पुलिस संभालती है। तो राज्य की भी जिम्मेवारी है। कुछ ही दिन पूर्व निशिकांत जी ने, सांसद जी ने एक सवाल पूछा था, केंद्र मंत्री ने भी जवाब दिया था कि जो खनिजों का जो दोहन हो रहा है या खनिजों की जो लूट हो रही है उसमें केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार दोनों की जिम्मेवारी बनती है। अगर सीआईएसएफ केंद्र का विषय है तो जिला पुलिस का जो टोल नाका लगा है वो राज्य का जिम्मा है। अतः उस पर कहीं ना कहीं सरकार को गंभीर होना चाहिए, तभी नहीं तो हमारी एक राजस्व की बहुत बड़ी क्षति होगी जिसका भुगतान भरपाई राज्य नहीं कर पाएगा। अच्छा, हाउस में आपने जो मामला उठाया था 75% जो, मैं आपको बताना भी चाह रहा था, मैं आज अल्पसूचित प्रश्न में चार प्रश्न लिए गए, जिनमें जो शुरुआती के 3 प्रश्न थे वो कहीं ना कहीं रोजगार से रिलेटेड थे और आम जनता की जो जनभावना है उनसे जुड़े हुए थे। मेरा प्रश्न था वही स्थानीय को लेकर कि सरकार 75% झारखंडियों को निजी कंपनियों में भी आरक्षण देने की बात कहती है। सरकार ने उत्तर में कहा है कि अभी हाईकोर्ट पे रोक लगी है। चलिए उनके उत्तर को हम लोग मानते हैं कि हाईकोर्ट में रोक लगा है, लेकिन हाईकोर्ट में रोक लगा है आपका दिसंबर के महीने में, जबकि सरकार के पास डाटा है 2022 से लेकर 2024 के अंत तक है, लगभग 3 साल का डेटा उनके पास है। और उन 3 साल के डेटा में सरकार खुद स्वीकार कर रही है कि लगभग 2,50,046 यानी 2.5 लाख वर्कर नामित है, जिनमें मात्र 53,000 झारखंड के हैं, यानी 21%, जो कि शर्मनाक है, दुर्भाग्य है। समझ सकते हैं आप क्या अन्याय झारखंड के युवाओं के साथ हो रहा है। दूसरा सवाल प्रदीप जी का था, उन्होंने भी बड़ी बेहतरीन सवाल को किया था, वही मैन पावर को लेकर, आउटसोर्सिंग एजेंसियों को लेकर। और तीसरा सवाल था प्रदीप प्रसाद जो हजारीबाग के विधायक हैं, उन्होंने स्कूलों की जो फी है एडमिशन री एडमिशन के नाम पर, उस पर उन्होंने, ये एक आम व्यक्ति से जुड़ा हुआ सवाल था। मुझे अपना वो स्कूल का जीवन याद आता है, 10वीं 11वीं 12वीं 3 साल 13,000 में हमने 3 साल पार किया था। आज हमें लगता है 30,000 नहीं, 30,000 से लेकर 1 लाख रुपए में री एडमिशन होता है।
हमने अपना 3 साल, अपने जीवन का 3 साल में मुझे याद है, मैंने अपने डायरी में नोट किया था, क्योंकि हम लोग अपनी पढ़ाई को लेकर शुरू से काफी गंभीर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से हमारी माता ने हमें पढ़ाने के लिए पाई जुगाड़ किया था, तो हमने ये डायरी मेंटेन किया था कि कॉपी कलम से लेकर ऑटो का फेयर तक कितना खर्चा होगा हमें कॉलेज जाने में। हमने 10वीं 11वीं और 12वीं में 13,000 रुपये हमें खर्च हुआ था। ये 2009-10-11 का मामला है, लेकिन आज लाखों रुपए केवल री एडमिशन के नाम पे लगते हैं। ये कहीं ना कहीं इस पर सरकार को विधेयक बनाकर रोकने की आवश्यकता है। उसके बाद इसमें यह भी सवाल था कि स्कूलों में, विभिन्न स्कूलों में फी भी बदल जा रहा है, जो कि उचित नहीं है। राज्य सरकार को उनको नियंत्रण में लेने की आवश्यकता है। अच्छा, हाउस में ये चीजें उठी फीस की अनियमितता को लेकर, तो क्या जयराम महतो जो युवा हैं, काफी उम्मीदें हैं युवाओं की, पेरेंट्स की, आगे सड़क पर ऐसी कुछ चीजें करते दिखेंगे? निसंदेह, चूंकि देखिए हमारा संगठन नया है, हम लोग 2-2 चुनाव लड़ के आए हैं और काफी हम लोगों ने भी अपना मैन पावर का इस्तेमाल हुआ है। जब हम लोग अपने संगठन को सांगठनिक रूप में फिर से एक बार एकत्रित कर लेंगे, एक सूत्र में बांध लेंगे, तो हम लोग सड़कों में भी दिखेंगे। सड़कों में है ऐसा बात नहीं है। हमारे जो भी प्रत्याशी रहे हैं वो लगातार अपने अपने क्षेत्र में जो मुद्दे हैं, चाहे वह अवैध बालू का मामला हो, अवैध खनन का मामला हो, वो अपने क्षेत्रों में एक्टिव है। जो भी हमारे प्रत्याशी, भले चुनाव जीत के हम आए, लेकिन बाकी जो लोग नहीं भी आ पाए, वो मुद्दों के साथ, जन सरकार के मुद्दों के साथ क्षेत्र में बने हुए हैं। जयराम महतो ओबीसी आरक्षण को लेकर क्या कुछ? ओबीसी आरक्षण को मेरा तहे दिल से समर्थन है। मैं ओबीसी वर्ग से वर्तमान में आता हूं और निसंदेह ओबीसी इस राज्य की नहीं, इस देश की सबसे बड़ी आबादी है और उस आबादी को कहीं ना कहीं शैक्षणिक और रोजगार की सेक्टर में आज शून्य करने की साजिश भी हो रही है। झारखंड जैसे प्रदेश में 7 जिलों में ओबीसी आरक्षण को आप शून्य कर देते हैं, जो कि एक माने घोर अन्याय कह सकते हैं ओबीसी वर्ग से आने वाले युवाओं के लिए। अतः सदन को बहुत सारे विधायकों ने अवगत भी कराया है, जातीय जनगणना को भी अवगत कराया है और निसंदेह ओबीसी आरक्षण की जो सीमा है उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। चलिए, धन्यवाद।